मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। साथ ही कमलनाथ से सवाल पूछा है जिस पर कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। ये शिवराज सिंह चौहान का लगातार चौथा सवाल था जो उन्होंने कमलनाथ से पूछा है। एमपी में विधानसभा चुनाव के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच प्रश्नोत्तर काल चल रहा है। शिवराज सिंह हर दिन एक सवाल कमलनाथ से पूछते हैं और कमलनाथ जवाब में पलटवार करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से फसल बीमा के वादे पर सवाल पूछते हुए कहा कि ग्राम सभा के अनुशंसा पर वचन पत्र में कहा था किसान को फसल बीमा का लाभ देंगे। क्या 18 महीने में आपने ये योजना बनाई? क्या किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला? ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। क्या ग्राम सभा की अनुशंसा इतनी बार नुकसान हुआ आपने ली? जवाब तो देना होगा। वहीं सीएम शिवराज के सवाल पूछने पर कांग्रेस के तरुण भनोट ने कहा कि विपक्ष से सवाल पूछना सीएम को शोभा नहीं देता। सीएम को सवाल पूछने की बजाय अब जनता को जवाब देना चाहिए। शिवराज जी को क्या ये शोभा देता कि वो सवाल और जवाब करे? उसको तो ये बताना चाहिए कि मैंने प्रदेश में ये किया है। इस चुनावी साल में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल पूछने से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। शराबबंदी आंदोलन के बहाने तो कभी अपने बयानों के जरिए सरकार और बीजेपी के खिलाफ उमा भारती के बयान लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती रही है। उमा भारती पिछले 3 दिनों से भोपाल के अयोध्या नगर में शराब दुकान के सामने धरने पर बैठी हैं। इसी शराब दुकान के सामने मंदिर भी है। उमा भारती इसे धरना न बताते हुए प्रवास बता रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा और फिर वो हजारों दुकानों पर होगा। फिर वो एक नमूना होगा इस बात का कि लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो उसको परिणाम क्या होगा। यह है बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जो अपनी ही सरकार को चेतावनी दे रही है कि अगर शराब नीति उनके मुताबिक नहीं आई तो जो होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जाहिर है शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने पिछले 2 साल से कई बयान दिए। पिछले 3 दिनों से भोपाल के अयोध्या नगर में शराब दुकान के सामने धरने पर भी बैठी उमा भारती ने मंगलवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और आखिर में लिखा कि मैं एक अच्छे समाचार की प्रतीक्षा में हूं। प्रदेश में नई शराब नीति की मांग पर अपनी ही सरकार को घेर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बहाने कांग्रेस भी हमलावर है। अगर उमा जी गंभीर है कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए, उन्होंने तो पहले एक पत्थर भी उछाला था, तो गंभीर है तो गंभीरता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं खुद उनके साथ खड़ा होऊंगा। तो क्या मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? 31 तारीख को अगर नीति में मेरे परामर्श शामिल नहीं हुए तो मैं चाहती नहीं हूँ ना कि शिवराज जी से लड़ाई हो। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं बीजेपी को नुकसान पहुँचाऊँ। मैं उससे बचाना चाहती हूँ, लेकिन एक तरफा ताली नहीं बजेगी। उनको भी चेष्टा करनी पड़ेगी ना कि ऐसे हालात ना बने। मध्य प्रदेश की सियासत में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उमा भारती ने शराबबंदी के जरिए महिलाओं की हिमायती होने का दाव चला है। जाहिर तौर पर उमा की सक्रियता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शराब तो बहाना है, क्या कहीं और उनका निशाना है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, ये बात आप भी भली भांति जानते ही होंगे। यहां सिर्फ धान की बम्पर पैदावार ही नहीं होती बल्कि ये प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय करता है। यह महज संयोग नहीं है कि चुनावी साल में धान खरीदी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। अब सत्ता के साथ विपक्ष भी इसका श्रेय लेने के लिए खींचतान कर रहा है। धान खरीदी का समापन, छत्तीसगढ़ ने रचा कीर्तिमान। अब श्रेय के लिए खींचतान। छत्तीसगढ़ में करीब 107.65 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। इसके साथ ही मंगलवार को एमएसपी पर धान खरीदी का उत्सव खत्म हुआ। सरकार का दावा है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, हर साल धान खरीदी एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। इस साल धान खरीदी के बदले 22,000 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों की जेब में पहुंच चुके हैं। इस बार अगर 108 लाख मीट्रिक टन हुआ है, पैसा भी किसानों के खातों में जो जा रहा है 22,000 करोड़ रुपया।
आज की तारीख में किसानों के खातों में केवल धान का पैसा। बार खरीदी बहुत अच्छे से हुई है, लगभग 107 लाख और 50,000 मीट्रिक टन की खरीदी हो गई है। 1,07,48,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में हम किसानों की कर चुके। सत्तारूढ़ पार्टी इसे भूपेश सरकार की शानदार उपलब्धि बता रही है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी धान खरीदी का श्रेय केंद्र सरकार को दे रही है। बीजेपी की दलील है कि इस खरीदी का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। इनकी विधानसभा के पटल पर जवाब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जहां पर 52,000 करोड़ रुपए दिया, हमने 11,000 करोड़ रुपए खर्च किया। तो हमारे तुलना या केंद्र सरकार की मोदी सरकार की तुलना में तो इनका 20% भी खर्चा नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाता है कि जिसने धान और किसान को साध लिया वो सत्ता के करीब होगा। पिछली बार किसानों ने कांग्रेस को कुर्सी तक पहुंचाया था। अब इस साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बन चुका है और साल भी चुनावी है। जाहिर है विपक्ष की राह इससे जरूर मुश्किल होगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। मध्य प्रदेश की ग्राम सरकार नाराज हो गई है। प्रदेश के सरपंच सरकार से नाराज हैं और बड़े आंदोलन की वो सभी तैयारी कर रहे हैं। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ सरपंचों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय सरपंच संघ के नेतृत्व में ग्राम सरकार बचाओ अभियान आंदोलन कर रहे प्रदेश भर के सरपंच और राष्ट्रीय सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष राजधानी के गांधी भवन में जुटे। सरपंचों ने सरकार को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 23,000 सरपंचों के प्रतिनिधि और निर्णय करके जा रहे हैं कि CM साहब अगर उनसे बात कर लेते हैं 2 दिन 5 दिन में तो ठीक है, अन्यथा 5 तारीख से जब आप हमारे नहीं तो हम आपके नहीं। सरपंचों के आंदोलन पर अब सियासत भी शुरू है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस जैसे जो दल है वो कई बार टूल किट एजेंडा को खड़ा करने का प्रयास करते हैं। कहीं उसके पीछे कांग्रेस का कोई षड्यंत्र तो नहीं? सरकार से खुश कोई भी नहीं है, सरकार के खिलाफ 2-2 हाथ करने के मूड में है। प्रदेश भर के सरपंच सरकार की 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा का भी विरोध करेंगे। MP के सरपंच सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाने और CM हेल्पलाइन पर शिकायतों का समय पर निपटारा न हो पाने से परेशान है। राज्य सरकार चुनावी साल में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को कई सौगातें दे रही है। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों को अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ते का ऐलान का आदेश भी जारी कर दिया है कि 1 जनवरी 2023 से प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। लेकिन कुछ कर्मचारी संगठनों ने इसमें विसंगति बताकर विरोध शुरू कर दिया। राज्य सरकार के कर्मचारियों का कहना है कि जब अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो हमें 1 जनवरी 2023 से क्यों, यानी 6 महीने का गैप है। कर्मचारियों के मुताबिक यह फैसला करके सरकार ने कर्मचारियों के हक के 427 करोड़ रुपए बचाने का काम किया, जो कि न्याय संगत नहीं है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह प्रदेश सरकार को भी प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से ही एरियर समेत महंगाई भत्ता देना चाहिए। कर्मचारियों के मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। मांग कर रहे हैं कि हमें केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से दिया जाए, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई अवसरों पर बोल चुके हैं। लेकिन उसके लिए हमें पाई जैसा उन्होंने कहा था देंगे, लेकिन हमें पाई के लिए तरसाया के लिए हम कल बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की सरकार जब से मार्च 2020 से आई है, निरंतर हर वर्ग के लिए काम किया है, जिसमें एक लाभार्थी वर्ग कर्मचारी भी है, उनके लिए किया गया है और भी आगे वाले समय में किया जाता रहे। कर्मचारी भाइयों की बातें जायज़ हैं। जब केंद्र ने जुलाई से DA बढ़ाया तो मध्य प्रदेश जुलाई से उनको उसका लाभ क्यों नहीं दे रही है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अफसरों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जिन्हें जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभागवार विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। CM ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को लेकर जानकारी ली है। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कुछ अधिकारियों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हम वो लोग हैं जिन्हें जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। आप शासन के प्रतिनिधि हैं, अच्छा कार्य देखकर मन में आनंद और प्रसन्नता होती है। हम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आप साधारण नहीं
मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों में से चुनिंदा लोग हैं। 52 कलेक्टर, 10 कमिश्नर, वल्लभ भवन की सीनियर अफसर हैं। ये टीम मध्य प्रदेश है जो प्रदेश की उन्नति के लिए हर क्षण संकल्पित है। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 19.76% है। बैठक में शिवराज ने कहा कि हमें और अधिक जी जान और साहस के साथ लोगों की सेवा करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी कई उपलब्धियां हैं। गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना हमारा कर्तव्य है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह नगर ग्वालियर में बिजली बिल के डिफॉल्टरों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में बिजली बिल के डिफॉल्टर बकाया बिल भरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनके आगे बिजली कंपनी के अभियान भी बेअसर नजर आ रहे हैं। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में सबसे ज्यादा बिजली बिल का बकाया प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा क्षेत्र में है। ग्वालियर विधानसभा के ऊपर 201 करोड़ का बकाया है। वहीं ग्वालियर में 1.25 लाख घरेलू उपभोक्ता ऐसे हैं जो नियमित बिल नहीं भरते हैं। 474 करोड़ में से 387 करोड़ रुपए घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया है। ऐसे में कांग्रेस राजनीति कर रही है तो बीजेपी अपने मंत्री के बचाव में आ गई है। ऐसा नहीं है, पूरे शहर के लिए जो भी रियायत अगर होती है तो पूरे शहर को दी जाती है, और इस बार भी अगर रियायत की बात आएगी तो पूरे शहर को दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री तो स्वयं इस समय अपनी नौटंकियों से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका बिजली व्यवस्था कैसे सुधरे। बिजली बिल के डिफॉल्टरों द्वारा बिजली बिल नहीं भरने से हर महीने औसतन 10 करोड़ का बकाया बढ़ रहा है। बकाये के साथ साथ बिजली चोरी भी बढ़ी है। ऐसे में देखना होगा कि बिजली कंपनी घाटे से उबरने के लिए क्या करती है। शहर से निकलने वाला कचरा के निपटारे से शहरी क्षेत्र को स्वच्छ रखता है, जो वही जिस क्षेत्र में इसे फेंका जा रहा है वहां के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। वर्षों से नारकीय जीवन जी रहे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो अब इसे लेकर कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। कचरे के ढेर में लगी इस आग को देखिए। आग से बचे कचरे के दूसरे ढेर को देखिए। इलाका दुर्ग नगर निगम के पोटिया के ट्रेंचिंग ग्राउंड का है, जहां सालों से कचरा डंप हो रहा है। कचरे से खाद बनाने के बजाय, प्लास्टिक और अपशिष्टों को अलग करने के बजाय कचरे को आग लगा दी जाती है, जिसका धुआं आसपास के क्षेत्र में फैलता है। इसका सीधा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। हम लोग को सिर्फ 22 सितंबर तक के मशीन लग जाएगा बोले थे, अभी तक के लगा नहीं है, कुछ काम जारी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि गंदे नालों और कचरे के ढेर के कारण पिछली बार दुर्ग नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन की रैंकिंग में फिसड्डी साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ निगम में नेता प्रतिपक्ष भी अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। वहीं निगम में स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मानते हैं कि ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए दूसरे स्थानों पर विरोध हो रहा है। 50% काम अभी तक 4 महीना में कंप्लीट हो चुका है और हमारी उम्मीद है कि 4 से 5 महीने में वो जो 20-25 साल से कचरा पड़ा हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। प्रपोजल ला रहे हैं और हम अभी MIC में रखेंगे भी। हम ऐसी मशीन लगाना चाहते हैं कि जो रोज का कचरा है रोज निपटान हो जाए। कुल मिलाकर शहर का कचरा हजारों लोगों की जिंदगी में जहर फैला रहा है। इसका समाधान कब निकलता है, शहरवासियों को इसका इंतजार है। अगर आप भी बिना जांचे परखे लोन ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सतर्क करने वाली खबर है। बढ़ते ऑनलाइन ठगी के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनता से यह अपील की है कि लोग बड़ी लोन ऐप या इसी प्रकार के लोन ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि इससे आपका ना तो लोन सैंक्शन हो जाएगा, मुसीबतें जरूर बढ़ जाएंगी, लोन तो नहीं मिलेगा। यदि ठगी, ब्लैकमेल या परेशान किए जाने की कोई घटना आपके साथ घटित होने की आशंका है या हो रही है तो पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, उनकी बात भी सुन लेते हैं। निवेदन भी है प्रदेश की जनता से कि अगर उनके साथ में इस तरह का कोई छलावा चल रहा हो या हो रहा हो या संभावना हो या शक हो तो वो पुलिस की जानकारी में तत्काल इस तरह का डालें। हम सख्त कार्रवाई करेंगे ऐसे ऐप वालों पर। इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने की कवायद शुरू हो गई, यानी यहां भिखारी नहीं दिखेंगे। इस मुहिम के लिए भिखारियों की जियो टैगिंग शुरू कर दी गई है, यानी कितने भिखारी ये पता होगा। शहर में भीख मांगने वाले भिखारियों को पुनर्वास केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही सही आंकड़ा जुटाने के लिए भिखारियों का नाम मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जा रहा है।
शहर में अब तक 2,900 भिखारियों को चिन्हित किया जा चुका है। असल में केंद्र सरकार ने भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के देश के 10 विभिन्न शहरों में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इनमें से इंदौर पहला शहर है जो कि भिक्षुक की जियो टैगिंग कर रहा है। जियो टैगिंग के माध्यम से अभी तक 2900 बेगर्स का सर्वे किया जा चुका है जो पूरी तरह से ऑथेंटिक है और ये बताएगा आने वाले समय में कि हमारे इंदौर में कितने बेगर्स थे जिनका पुनर्वास किया जा चुका है और पूरे इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना है। भिलाईगढ़ में एक शासकीय शिक्षक का अनोखा कारनामा सामने आया है। कसडोल विकासखंड के वनांचल क्षेत्र स्थित आदर्श प्राथमिक शाला देवरुंग में पदस्थ प्रधान पाठक समीर कुमार मिश्रा ने किराए पर एक शिक्षिका लिया है। खुद स्कूल जाने की बजाय वे किराए की शिक्षिका से पठन पाठन का काम करवा रहे हैं। गजब की स्थिति है। बच्चों की माने तो प्रधान पाठक 7 महीने से बहुत ही कम स्कूल आते हैं, उनकी जगह शिक्षिका उन्हें पढ़ा रही है। वहीं किराए पर हायर की गई शिक्षिका का कहना है कि उन्हें 6,000 देने की बात कही गई थी। यानी लाट साहब हैं, वो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, उन्होंने अपनी तनख्वाह से एक टीचर को रख लिया है तनख्वाह पर और ये जनाब इनके खिलाफ कुछ हो नहीं रहा है। गजब की स्थिति है। और ये सब कुछ हो कहा रहा है आदर्श शाला में शासकीय शिक्षक का ये अनोखा कारनामा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी टीचर को किराए पर रखा है। प्रधान पाठक का नाम समीर कुमार है। इन पर यह आरोप लग रहा है। तो देखिए खेल कैसे होता है। सरकार से पैसा ले रहे हैं तनख्वाह ये, और ये खुद तनख्वाह दे रहे हैं। मैं शासकीय प्राथमिक शाला देवरुंग में पढ़ा रही हूँ। आपको यहाँ किसने पढ़ाने के लिए रखा है? मेरे को समीर कुमार मिश्रा सर ने रखा है। क्या बोल के रखा गया है? कि मैं पढ़ाने नहीं आता हूँ तो मेरे बदले आप पढ़ाओ ऐसे। आपको कितना पैसा वैसा देने की भी बात कही है क्या? हाँ। तुम्हारा कौन कौन पढ़ाया थे स्कूल में? दिव्यांगन सर और बली दीदी। और कौन पढ़ाए नहीं आए? मिश्रा सर। कतेक दिन हो गए नहीं आते? कतिका दिन हुई। उसके द्वारा एवजीदार शिक्षक रख करके एक शिक्षिका से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है जो कि गलत है। इस बारे में मैंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि जो उसको जांच करके प्रतिवेदन दे ताकि जो है उनके ऊपर निर्धारित नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। सो जी प्रधान पाठक ऐसा कर रहे हैं और यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो कान में रुई डाल के सो रहे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हैरानी होती है कई बार। बहरहाल आगे बढ़ना है हमें। बाल्को ने फिर एक बार खास पहल की है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा, साथ ही ऊर्जा संरक्षण को भी होगा। बाल्को लगातार कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई पहल कर रहा है और इस ओर एक और कदम है। रिपोर्ट देखिए आप। कोरबा में वेदांता समूह की कंपनी बाल्को पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रही है। कंपनी साल 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने पर जोर दे रही है। बीते वर्ष 2022 में बाल्को ने 22,000 गीगा जूल की ऊर्जा बचत की और अब बाल्को ने तकनीकी वाहनों में बायोडीजल के उपयोग की शुरुआत की है। ये पहल 2050 या उससे पहले कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक कम करने की कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप अपने संयंत्र को डिकार्बोनाइज करने के लिए कदम है। बायोडीजल जैविक पदार्थ से प्राप्त ईंधन का एक रूप है जिसे जलाने पर पारंपरिक गैर नवीकरणीय ईंधन की तुलना में कार्बन फुटप्रिंट काफी कम होता है। डिकार्बोनाइजेशन की यात्रा में ऊर्जा संरक्षण और हरित ईंधन में वृद्धि बाल्को के 2 महत्वपूर्ण पहल है। इस दिशा में बाल्को हरित ईंधन के विभिन्न स्रोतों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, बायोमास, बायोडीजल आदि के माध्यम से अपने ऊर्जा मिश्रण में हरित ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा रहा है। कंपनी वर्तमान में अपने बिजली संयंत्रों में प्रतिदिन 40-50 टन बायोमास ब्रिकेट का उपयोग कर रही है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए बायोमास खपत की मात्रा को और बढ़ाने की योजना है। वित्त वर्ष 2022 में बाल्को ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से लगभग 22,000 गीगा जूल ऊर्जा की बचत की है।
कंपनी ने पिघले हुए गर्म धातु एल्यूमीनियम को लेकर जाने वाले लैडल्स को गर्म करने के लिए बायोडीजल का इस्तेमाल किया। गर्म धातु को उच्च ताप पर ही पॉटलाइन से कास्ट हाउस तक लेकर जाने के लिए लैडल्स की जरूरत पड़ती है। एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए पॉटलाइन में एल्यूमिना पाउडर को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा पिघले एल्यूमीनियम में परिवर्तित किया जाता है। लैडल के भीतर की नमी को खत्म करने के लिए प्रीहीटिंग प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे पिघले हुए एल्यूमीनियम को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए कास्ट हाउस भेजते हैं। वहीं ESG लक्ष्यों की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बाल्को को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कंपनी को सबसे प्रतिष्ठित सम्मान IMC RBNQ माइलस्टोन मेरिट्स रिकॉग्निशन 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही वित्तीय वर्षों में नेशनल एनर्जी लीडर्स अवार्ड 2022 तथा धातु क्षेत्र में उत्कृष्ट ऊर्जा प्रबंधन के लिए 23वां CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट पुरस्कार भी मिला। CII द्वारा लगातार तीसरी बार उत्कृष्ट ऊर्जा कौशल इकाई के रूप में बाल्को को मान्यता दी गई है। बाल्को बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ और भारत के सतत विकास में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए बाल्को कई पहल कर रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के तरीकों में सुधार और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। ESG में उत्कृष्ट पहल के साथ बाल्को निरंतर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ लाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आगे देखिए लॉकअप अविनाश कर के साथ।